तो जब हमारा कंप्यूटर या स्मार्टफोन अचानक बहुत धीमा हो जाता है या कई ऐप्स क्रैश होने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? यही कि फोन पुराना हो गया है या खराब हो गया है। बिल्कुल। लेकिन हम तुरंत पूरी मशीन को कबाड़ में नहीं फेंकते। हम ये मान के चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद कुछ खतरनाक बग्स या कोई वायरस आ गया है। हाँ, मतलब मूल हार्डवेयर एकदम सही है, बस उसे चलाने वाला कोड करप्ट हो गया है। एकदम सही। और ऐसे में हमें मशीन फेंकने की नहीं बल्कि एक भारी सॉफ्टवेयर अपडेट की सख्त जरूरत होती है। एक ऐसा अपडेट जो पुराने करप्ट कोड को हटाकर सिस्टम को फिर से तेज बना सके। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है, क्योंकि देखिए, अगर आप सिस्टम को समय पर अपडेट नहीं करेंगे तो बाहरी दुनिया की नई तकनीक के सामने वो मशीन पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। बदलाव फिर कोई विकल्प नहीं रहता, एक मजबूरी बन जाता है। और यही वो बिंदु है जहां से हम आज के इस विषय को समझना शुरू कर सकते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम 19वीं सदी के भारत पर बात कर रहे हैं। उस समय हमारा समाज भी एक भयंकर सिस्टम क्रैश से गुजर रहा था। बिल्कुल, एक बहुत बड़े क्रैश से। हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, यानी हमारा हार्डवेयर, वो बहुत मजबूत था। लेकिन समय के साथ उसमें सती प्रथा, जातिवाद, छुआछूत और तमाम अंधविश्वास जैसे जानलेवा मालवेयर घुस गए थे। पूरा सामाजिक ढांचा एक तरह से ठप पड़ गया था। हाँ, और तब शुरुआत हुई एक अभूतपूर्व सामाजिक और सांस्कृतिक नवजागरण की, एक ऐसे सिस्टम ओवरहॉल की जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, हम उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे कि कैसे पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने इस बदलाव को गति दी। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि मतलब ये सुधार केवल पश्चिमी विचारों का अंधानुकरण नहीं था। अच्छा। भारतीय सिस्टम हटाकर कोई नया ब्रिटिश ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे, इसके बजाय उन्होंने अपनी ही प्राचीन जड़ों की ओर देखा। मतलब वेदों और उपनिषदों की तरफ। बिल्कुल, उन्होंने मूल कोड को खोजा और उसकी तार्किक पुनर्व्याख्या की। हालांकि, और ये बताना हमारे श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया का प्रभाव मुख्य रूप से पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों, उभरते हुए मध्यम वर्ग और कुछ उदार रजवाड़ों तक ही सीमित रहा। यानी जो निर्धन वर्ग था वो इसे अछूता रहा। दुर्भाग्य से हाँ, देश का एक बहुत बड़ा ग्रामीण और गरीब वर्ग लंबे समय तक इस बौद्धिक मंथन से पूरी तरह कट ऑफ रहा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। इस पूरे अपडेट की शुरुआत जिस व्यक्ति से होती है, उन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत और नव दिन का प्रातः तारा कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। बहुत बड़ा नाम है। और दस्तावेज बताते हैं कि वे कितनी सारी भाषाएं जानते थे। अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, यूनानी और लैटिन और हिब्रू भी। हाँ, 7 से ज्यादा भाषाएं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक विद्वान की व्यक्तिगत उपलब्धि थी या इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी रणनीति थी? क्योंकि उस दौर के कट्टरपंथी समाज ने तो उन्हें पूरी तरह नकार दिया था। मैं कहूंगी कि उनकी ये भाषाई क्षमता कोई दिखावा नहीं थी, बल्कि ये उनका सबसे बड़ा हथियार थी। हथियार? वो कैसे? देखिए, दुनिया भर के धर्म ग्रंथों को उनके मूल रूप में पढ़ने के बाद ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सभी धर्मों का आधार एक ही है। उन्होंने अपना पहला फारसी पैम्पलेट लिखा था, तोहफातुल मुवाहिदीन, जिसका मतलब है एकेश्वरवादियों का उपहार, राइट? हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प विवाद है। इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि ये पैम्पलेट प्रकाशित कब हुआ। कुछ स्रोत कहते हैं 1803, कुछ 1810 से 1813 के बीच मानते हैं। अरे वाह, इतना कंफ्यूजन। हाँ, यहाँ तक कि ब्रह्म समाज के अपने दस्तावेज इसे 1805 का बताते हैं। लेकिन साल से ज्यादा महत्वपूर्ण वो विचार है जो इसमें बोया गया था, जो कि एकेश्वरवाद था। बिल्कुल। राममोहन राय समझ गए थे कि भारतीय समाज बहुदेववाद और अनगिनत कर्मकांडों के कारण बुरी तरह बटा हुआ है। तो एकेश्वरवाद उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये एक बिखरे हुए समाज को एकजुट करने का एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक टूल था। क्या बात है! ये एक एकदम अलग ही नजरिया है। मतलब वे सिर्फ धर्म नहीं सुधार रहे थे, वे समाज को ब्रिटिश आलोचनाओं के खिलाफ एकजुट होने के लिए एक वैचारिक ढाल दे रहे थे। एकदम सही। और विचार तभी जीवित रहते हैं जब उन्हें संस्थागत रूप दिया जाए। इसीलिए उन्होंने 1815 में द्वारकानाथ ठाकुर जैसे प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर आत्मीय सभा बनाई। आत्मीय सभा। फिर 1821 में यूनिटेरियन कमेटी बनाई और 1828 में जाकर उस ऐतिहासिक ब्रह्म समाज का गठन हुआ,
जिसे शुरुआत में ब्रह्म सभा कहा जाता था। और इसका मुख्य एजेंडा क्या था? इसका सीधा एजेंडा था मूर्ति पूजा का विरोध और पुरोहितवाद के एकाधिकार को तोड़ना। उन्होंने साहित्य और प्रेस की ताकत को भी बहुत पहले भांप लिया था। हाँ, मेरे नोट्स में भी है कि उन्होंने वेदांत का अंग्रेजी अनुवाद किया और 1820 में ईसा के नीति वचन यानी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी, जो बाद में 1823 में जॉन डिग्बी ने लंदन में प्रकाशित की। बिल्कुल, और पत्रकारिता में भी वे पीछे नहीं रहे। 1821 में बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और फारसी पत्र मिरात उल अखबार निकाला। और शायद उनके इसी नेटवर्क और दबाव का नतीजा था कि सती प्रथा जैसे सबसे भयानक बग को सिस्टम से डिलीट किया जा सका। ये उनका सबसे बड़ा सामाजिक योगदान था। ये बहुत चौंकाने वाला है कि कैसे उन्होंने प्राचीन हिंदू शास्त्रों का ही हवाला देकर ये साबित किया कि सती प्रथा धर्म का हिस्सा है ही नहीं। इसी तर्क के आधार पर दिसंबर 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम 17 के तहत इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। हाँ, पहले बंगाल में और फिर 1830 में बम्बई और मद्रास में भी। और उनके इस विजन में शिक्षा का भी बहुत बड़ा रोल था। जैसे कि हिंदू कॉलेज? जी, 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और फिर 1825 में वेदांत कॉलेज बनाया। मतलब वे वेदों के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ाना चाहते थे? बिल्कुल। वे जानते थे कि अगर समाज को आधुनिक दुनिया से कदम मिलाने हैं तो अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य है। उनका जीवन भी तो अपनी ही सीमाओं को तोड़ने वाला था। 1830 में वे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर इंग्लैंड गए और वहीं उन्हें राजा की उपाधि मिली थी। जी, उस जमाने में समुद्र पार करना तो धर्म भ्रष्ट होने के समान माना जाता था। और वहीं ब्रिस्टल में 1833 में मस्तिष्क ज्वर से उनका निधन हो गया। ये आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वहीं तो जब किसी ऐसे विशाल व्यक्तित्व का निधन होता है तो अक्सर आंदोलन बिखर जाते हैं। ब्रह्म समाज के साथ आगे क्या हुआ? राम मोहन राय के बाद इस आंदोलन को पहले द्वारकानाथ टैगोर और बाद में उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिनी सभा बनाई थी ना? हाँ, 1839 में तत्वबोधिनी सभा और उनकी पत्रिका ने ब्रह्म समाज में एक नई बौद्धिक गहराई ला दी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1857 में एक युवा विचारक का प्रवेश हुआ, केशव चंद्र सेन। अब यहाँ ये बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब किसी स्टार्टअप या आंदोलन में दो बहुत मजबूत विजन वाले लोग आ जाते हैं तो वैचारिक मतभेद होना तय है। केशव चंद्र सेन तो शायद बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील थे। बहुत ही ज्यादा। उन्होंने तो इस आंदोलन को बंगाल की सीमाओं से निकालकर पंजाब और मद्रास तक पहुंचा दिया। उन्होंने संगत सभा का गठन किया। तो फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत उनके उग्र रवैये में थी। उनका नजरिया इतना रैडिकल था, जैसे अंतर्जातीय विवाह का खुलकर समर्थन करना और सभी धर्मों के पाठ अपनी सभाओं में शामिल करना। देवेंद्रनाथ टैगोर कट्टरपंथी थे। वे ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म का ही अंग मानते थे। अच्छा, तो उन्हें ये सब रास नहीं आया होगा? बिल्कुल नहीं। नतीजा ये हुआ कि 1866 में ब्रह्म समाज में पहली बड़ी फूट पड़ी। तो दोनों गुटों के नाम क्या रखे गए? देवेंद्रनाथ का संगठन आदि ब्रह्म समाज कहलाया और केशव चंद्र ने अपना भारतीय ब्रह्म समाज बना लिया। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। केशव चंद्र सेन विचारों से बहुत बड़े समाज सुधारक थे। 1872 में उन्होंने लंबी लड़ाई लड़कर ब्रह्म विवाह अधिनियम पास करवाया था। जी, जिसमें बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया था। हाँ, लड़की की आयु 18 और लड़की की 14 तय की गई थी। लेकिन फिर 1878 में उन्होंने खुद अपनी अल्पायु बेटी की शादी कूच बिहार के राजा से कर दी। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। ये तो सीधा सीधा पाखंड था। उनके अनुयायियों ने इसे कैसे बर्दाश्त किया? उन्होंने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। और ये दिखाता है कि आंदोलन कितना परिपक्व हो चुका था। अनुयायी अब किसी व्यक्ति विशेष के अंधभक्त नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? केशव चंद्र सेन के इस पाखंड से रुष्ट होकर आनंद मोहन बोस और अन्य युवाओं ने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। मतलब एक और बंटवारा? हाँ, तो ये तो थी ब्रह्म समाज की एक बहुत ही नपी तुली और संस्थागत सुधार की कहानी। लेकिन बंगाल में ही एक ऐसा दौर भी आया जब इस सॉफ्टवेयर अपडेट ने एक बहुत ही उग्र रूप ले लिया। अरे हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा बंगाल आंदोलन की। हेनरी विवियन डेरोजियो का आंदोलन। ये तो पूरी तरह से एक बौद्धिक बगावत थी।
डेरोजियो सच में एक अद्भुत घटनाक्रम थे। सोचिए, वे केवल 22 वर्ष जिए, 1809 से 1831 तक। सिर्फ 22 साल? हाँ, लेकिन हिंदू कॉलेज में इतिहास और अंग्रेजी साहित्य के शिक्षक के रूप में उन्होंने कलकत्ता के युवाओं के दिमाग में एक आग लगा दी। उन्होंने कुछ डिबेटिंग क्लब्स भी बनाए थे ना? जी, उन्होंने 1828 में एकेडमिक एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। वे छात्रों से कहते थे कि हर चीज पर सवाल उठाओ। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो क्या इस आंदोलन ने जमीनी स्तर पर कुछ हासिल किया? कट्टरपंथियों के विरोध के कारण अप्रैल 1831 में उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। और उसी साल हैजे से उनकी मृत्यु भी हो गई। तो क्या ये महज एक अल्पकालिक शोर नहीं था? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जमीनी संस्थागत बदलाव शायद कम लगें, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस आंदोलन ने सदियों से जमी हुई वैचारिक बर्फ को तोड़ दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उनके बारे में कुछ कहा था ना? हाँ, बनर्जी ने उन्हें हमारी जाति का पिता कहा था और उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। उन्होंने जो बौद्धिक स्वतंत्रता का बीज बोया वो आगे चलकर एक बहुत बड़ी प्रेरणा बना। वैचारिक बेड़ियां तोड़ने के लिए कभी-कभी उग्र प्रहार जरूरी होता है, लेकिन ये बौद्धिक विद्रोह हर जगह काम नहीं कर सकता था। जब पश्चिमी शिक्षा की ये लहर बंगाल से निकलकर महाराष्ट्र यानी पश्चिमी भारत पहुंची, तो वहां के सुधारकों ने एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता चुना। बिल्कुल, महाराष्ट्र का दृष्टिकोण हमेशा से अधिक जमीनी रहा है। शुरुआत तो 1840 या कुछ जगह 1849 लिखा है में परमहंस मंडली से हुई थी, जो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करती थी। और गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हुआ था? हाँ, गुजरात में मेहताजी दुर्गाराम मंचाराम ने 1844 में मानव धर्म सभा बनाई थी, लेकिन पश्चिम भारत में असली क्रांति तब आई जब केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र की यात्रा की। अच्छा, उनके प्रभाव से? जी, उनसे प्रभावित होकर 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। और प्रार्थना समाज का पूरा जोर केवल बहसों पर नहीं था। इन लोगों ने कॉलेज, आश्रम और महिला विश्वविद्यालय बनाकर जमीनी काम किया। इसमें महादेव गोविंद रानडे का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रानाडी जी पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई, जो बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज बनी। बिल्कुल, और 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की। इसके अलावा महिलाओं के लिए उनका काम बहुत बड़ा था। 1861 में उन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया। इसी संस्था से जुड़ी पंडिता रमाबाई भी थी ना? हाँ, पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज बनाया और 1889 में शारदा सदन और मुक्ति सदन खोला। और इसमें धोंदो केशव कर्वे का योगदान भी तो दिमाग खराब कर देने वाला है। मतलब इतने शानदार तरीके से उन्होंने 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ बनाया और फिर 1916 में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। और ऐसा ही जमीनी काम दक्षिण भारत में वीरेशलिंगम पंथुलू ने किया था। उन्होंने 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया। जब हम विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहे हैं तो ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक बहुत आम भूल देखने को मिलती है, जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। आप किस भूल की बात कर रहे हैं? अक्सर कई किताबों में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दे दिया जाता है। ओहो, हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। राइट। देखिए, मसौदा जरूर डलहौजी के समय बना था, लेकिन ये अधिनियम जुलाई 1856 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। बिल्कुल, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने देखा कि बंगाल में बुद्धिजीवियों का मंथन चल रहा था और महाराष्ट्र में जमीनी संस्थाएं बन रही थीं। लेकिन इन दोनों में एक बात समान थी, ये पश्चिमी शिक्षा और यूरोपीय विचारों से गहरे प्रभावित थे। लेकिन अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने पूरी तरह से स्वदेशी जड़ों की ओर मुड़ने का आह्वान किया। ये एक बहुत ही आक्रामक यानी ऑफेंसिव रणनीति थी। जी, स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज। दयानंद जी का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था और उनका बचपन का नाम मूल शंकर था।
उन्हें उत्तर भारत का हिंदू लूथर भी कहा गया। उन्होंने मथुरा में अपने नेत्रहीन गुरु स्वामी विरजानंद से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और फिर 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर ले जाया गया। और उनका सबसे प्रमुख नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, हाँ। क्या ये आंदोलन पश्चिमी सांस्कृतिक आक्रमण के खिलाफ एक प्रकार का सांस्कृतिक रक्षा तंत्र था? मैं इसे डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव कहूंगी। दयानंद जी ने पहली बार ये आत्मविश्वास पैदा किया कि भारत को किसी भारी वैचारिक बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। मतलब वेदों में सब कुछ है। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारा अपना आधार स्तंभ वेद शाश्वत है। 1867 में तो उन्होंने कुंभ में बाकायदा पाखंड खंडिनी पताका लहराई थी। और उनकी भाषा नीति भी तो बहुत रणनीतिक थी। केशव चंद्र सेन की सलाह पर उन्होंने संस्कृत की जगह हिंदी को चुना ताकि वह जनमानस तक पहुंच सके। बिल्कुल। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य भूमिका इसी विचार का परिणाम है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था और वे पहले सुधारक थे जिन्होंने खुलकर शूद्रों और स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार देने की वकालत की। ये उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी था। राजनैतिक रूप से भी उनका प्रभाव बहुत गहरा था। स्वराज और स्वदेशी शब्दों का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था। एनी बेसेंट ने तो स्पष्ट लिखा है कि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने घोषणा की कि भारत भारतीयों के लिए है। क्या बात है। और इसी उग्रता के कारण ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कह दिया था। लेकिन 1883 में दयानंद जी की मृत्यु के बाद तो आर्य समाज भी बढ़ गया था ना? जी हाँ, पाश्चात्य शिक्षा को लेकर एक गुट इसके समर्थन में था जिसमें लाला लाजपत राय और हंसराज थे। उन्होंने 1886 में लाहौर में डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोले। और दूसरा गुट विरोधी था स्वामी श्रद्धानंद और मुंशीराम के नेतृत्व में। उन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। समझ गया। तो आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटने की बात की, लेकिन भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया के सामने अत्यंत आधुनिक और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का काम एक अलग ही शख्सियत ने किया। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। जी, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है और जिनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। विवेकानंद पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु की तरह थे। उनका दर्शन वेदांत पर आधारित था कि ईश्वर निराकार है और आत्मा ईश्वर का अंश है। इसी को 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद या न्यू हिंदुइज्म कहा गया। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है। क्या? विवेकानंद ने अध्यात्म को सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे सामाजिक कल्याण और मानव सेवा से जोड़ दिया। बिल्कुल, दरिद्र सेवा ही उनके लिए ईश्वर की सेवा थी। और इसी आत्मविश्वास के साथ वे 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में गए। वो तो एक ऐतिहासिक पल था। उन्होंने पश्चिमी दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति की महत्ता को जिस तरह प्रस्तुत किया, उसका प्रभाव गजब का था। इतना गजब का कि अमेरिका के द न्यू हेराल्ड अखबार ने टिप्पणी की कि भारत जैसे देश में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता है। और फिर भारत लौटकर 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1899 में बेलूर में इसका मुख्यालय बना और दूसरा मायावती, अल्मोड़ा में। उन्होंने 1900 में पेरिस सम्मेलन में भी भाग लिया था। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग जैसी उनकी पुस्तकें आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। उनकी एक आयरिश शिष्या भी थी, सिस्टर निवेदिता। हाँ, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें, कैसे इन सभी आंदोलनों ने मिलकर आधुनिक भारत की रूपरेखा तैयार की? हमने देखा ब्रह्म समाज की तर्कशीलता, डेरोजियो का युवा विद्रोह, प्रार्थना समाज के व्यवहारिक कार्य, आर्य समाज का स्वदेशी गौरव और रामकृष्ण मिशन की वैश्विक दृष्टि। बिल्कुल, इन सब ने मिलकर वो भारत बनाया जिसमें हम आज जी रहे हैं। और जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम जो शिक्षा के अधिकार, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय पहचान की बातें करते हैं, वो रातों रात नहीं बनी। सही कहा। ये इन महापुरुषों के वैचारिक संघर्षों और जीवन भर की तपस्या का परिणाम है। एकदम। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड, मेरा मतलब है इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर आप सब खुद विचार कर सकें। बताइए। 19वीं सदी के इन विचारकों ने पश्चिमी ज्ञान और अपनी प्राचीन परंपराओं के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की थी।
आज के इस डिजिटल और हाइपर कनेक्टेड युग में जहां हम ग्लोबल सिटीजन तो बन गए हैं, लेकिन अक्सर अपनी वैचारिक जड़ों से कट जाते हैं, तो क्या हमें एक नए नवजागरण की आवश्यकता है? एक नए सॉफ्टवेयर अपडेट की। बिल्कुल। एक ऐसा अपडेट जो तकनीक और हमारी अपनी परंपरा के बीच सही संतुलन बना सके। इस पर विचार जरूर। कल्पना कीजिए 19वीं सदी के एक ब्रिटिश अदालत कक्ष की। वहाँ एक बहुत तीखी बहस चल रही है, और ये बहस किसी नए टैक्स या व्यापार के बारे में नहीं है। ये बहस इस बात पर है कि क्या नवजात बच्चियों को मार डालना या विधवाओं को उनके पति की चिता पर जिंदा जला देना, क्या ये किसी धर्म का अटूट हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल। और आमतौर पर जब हम उस दौर के इतिहास की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग और स्वतंत्रता संग्राम की तस्वीरें ही उभरती हैं। हाँ, सही कहा आपने। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम उस लड़ाई की बात करेंगे जो भारत विदेशी सत्ता से नहीं, बल्कि खुद अपने भीतर की कुरीतियों से लड़ रहा था। और आज का हमारा मिशन केवल तारीखें और नाम पढ़ना नहीं है। आज हम 19वीं और 20वीं सदी के भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का एक ऐसा सजीव और रंगीन वैचारिक 3D चित्र तैयार करेंगे जिसने असल में आधुनिक भारत की नींव रखी। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये दौर किसी समाज के सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा था, जहां पुरानी मान्यताएं नए तर्कों से टकरा रही थी। देखिए, ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाली उपमा बहुत सटीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना हमें जानकारी को बहुत व्यवस्थित ढंग से देखना होगा। हम शुरुआत करेंगे उस वैचारिक भूल-भुलैया से जहां एक तरफ विदेशी विचारों ने भारतीय दर्शन को एक नया जीवन दिया, तो दूसरी तरफ रूढ़िवादी ताकतों ने अपनी पुरानी पहचान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये सुधारों की लहर सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रही, बल्कि पारसी, सिख और मुस्लिम समुदायों में भी बहुत गहराई तक उतरी। फिर हम उस जमीनी हकीकत पर आएंगे जहां निम्न जातियों ने सदियों पुरानी सामाजिक संरचना की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। और अंततः हम समझेंगे कि कैसे ये सारे वैचारिक संघर्ष ब्रिटिश सरकार की फाइलों में कानून का रूप लेने पर मजबूर हो गए। तो चलिए इस 3D मानसिक चित्र में सबसे पहले रंग भरते हैं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। मतलब जब हम हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की बात करते हैं तो एक नाम प्रमुखता से उभरता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। मुझे हमेशा से ये बात बहुत अजीब लगती है कि भारत के आध्यात्मिक दर्शन को पुनर्जीवित करने के लिए 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक संस्था बनती है, और इसे बनाने वाले भारतीय नहीं थे। हाँ, ये सच में दिलचस्प है। एक रूसी महिला थी, मैडम HP ब्लवत्स्की, और एक अमेरिकी पूर्व सैनिक अधिकारी थे, कर्नल HS ऑलकॉट। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये लोग पश्चिमी देशों से चलकर भारत क्यों आ रहे थे। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी दुनिया औद्योगिक क्रांति के एकदम चरम पर थी। भौतिकवाद बहुत बढ़ रहा था, और कई लोग वहाँ के परंपरागत ईसाई मत से निराश होकर किसी गहरी आध्यात्मिक शांति की तलाश में थे। थियोसॉफी का अर्थ ही है ईश्वरीय ज्ञान। तो उन्होंने पाया कि भारत के प्राचीन उपनिषदों और वेदांत में वो ज्ञान मौजूद है। अच्छा, तो इसलिए वे अमेरिका से भारत आए। बिल्कुल। और 1882 में उन्होंने मद्रास के पास अडयार में इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया। और फिर 1889 में इस संस्था से एक ऐसा नाम जुड़ा जिसने भारत में एक नई लहर पैदा कर दी, एनी बेसेंट। अरे, एनी बेसेंट की कहानी तो अपने आप में एक फिल्म जैसी है। मतलब एक आयरिश महिला जो अपने पादरी पति से अलग हो चुकी थी क्योंकि ईसाई धर्म से उनका विश्वास उठ गया था। 1893 में वो भारत आई और भारतीय संस्कृति में इस कदर घुल मिल गई कि 1907 में कर्नल ऑलकॉट के बाद वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। हाँ, एकदम सही। सोचिए, एक विदेशी महिला साड़ी पहनकर संस्कृत के श्लोक पढ़कर भारतीयों को उनके ही गौरवशाली अतीत की याद दिला रही थीं। उन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और यही कॉलेज आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयासों से एक विशाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के रूप में स्थापित हुआ। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इतिहास का एक नियम है, हर बदलाव का विरोध होता है। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी या आर्य समाज जैसे आंदोलन हिंदू धर्म में सुधार की बात कर रहे थे, बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, तो जो रूढ़िवादी तबका था
वो खुद को खतरे में महसूस कर रहा था। हाँ, उन्हें लगा होगा कि उनकी संस्कृति मिट रही है। सही कहा। उन्हें लगा कि सुधार के नाम पर उनकी मूल पहचान मिटाई जा रही है, और इसी के जवाब में रूढ़िवादी आंदोलन खड़े हुए। उदाहरण के लिए 1830 में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की। अब राधाकांत देव कोई बुरे इंसान नहीं थे, वे आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन उनका मानना था कि अंग्रेजों को हमारे धार्मिक मामलों जैसे सती प्रथा इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और ये रूढ़िवादी प्रतिक्रिया केवल 1830 तक सीमित नहीं रही। ये एक 3D वैचारिक शतरंज की तरह है। एक तरफ विदेशी लोग हिंदू पुनर्जागरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय खुद रूढ़िवादी विचारों को बचाने के लिए ढाल लेकर खड़े हैं। जब सुधारवादी संस्थाएं तेज हुईं तो 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा और मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में भारत धर्म महामंडल की स्थापना कर दी। हाँ, और इसका सीधा उद्देश्य आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे सुधारवादी संगठनों के प्रभाव को रोकना और सनातन धर्म की पुरानी परंपराओं को बचाना था। मतलब एक तरफ बदलाव की आंधी थी और दूसरी तरफ परंपराओं को बचाने के लिए ढालें तैयार की जा रही थी। बिल्कुल। और इन दो बड़े ध्रुवों के बीच कई छोटे लेकिन बहुत गहरे वैचारिक आंदोलन भी चल रहे थे। जैसे महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था, वे तर्कवाद पर इतना जोर देते थे कि उन्होंने कहा था, यदि धर्म समाज के अनुकूल नहीं है तो धर्म को ही बदल देना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार था उस समय के हिसाब से। हाँ, या फिर 1861 में आगरा में शिव दयाल साहिब द्वारा शुरू किया गया राधा स्वामी आंदोलन। इसकी खासियत ये थी कि ये पूरी तरह से एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर पर आधारित था। इसमें किसी मंदिर, मूर्ति या तीर्थ यात्रा की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा और सत्संग पर जोर था। इसी तरह लाहौर में 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी, जिसकी सारी शिक्षाएं एक पुस्तक देवशास्त्र में संकलित हैं। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे हर कोई अपने अपने तरीके से धर्म को फिर से परिभाषित कर रहा था। लेकिन अगर हम इस वैचारिक चित्र को थोड़ा और विस्तार दें तो ये सिर्फ हिंदू समाज तक सीमित नहीं था, है ना? एकदम सही। 19वीं सदी की ये बेचैनी हर समुदाय में थी। चलिए पारसी समुदाय की बात करते हैं। पारसी लोग व्यापार के कारण अंग्रेजों के सबसे करीब थे, तो उनमें पश्चिमी विचारों का प्रभाव सबसे पहले दिखा। 1851 में दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मज़द-ए-आसन सभा बनाई और रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका निकाली। रस्त गुफ्तार, जिसका मतलब है सच्चाई बयान करने वाला। बिल्कुल। और इसके जरिए उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के खिलाफ अभियान चलाया। इसी कड़ी में पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी का नाम बहुत अहम है। उन्होंने सेवा सदन की स्थापना की। हालांकि हमारे स्रोतों में इसकी तारीख को लेकर कुछ ऐतिहासिक अस्पष्टता है। कुछ जगह 1885 दर्ज है, तो आधिकारिक तौर पर 1908 माना जाता है। मालाबारी ने बाल विवाह के खिलाफ जो वैचारिक युद्ध लड़ा वो अभूतपूर्व था। और पंजाब के खेतों में भी एक अलग ही तरह की वैचारिक क्रांति जन्म ले रही थी। सिख समाज में कूका आंदोलन, या जिसे नामधारी आंदोलन भी कहते हैं, वो शुरू हुआ। इसकी नींव बाबा राम सिंह ने रखी थी। अगर हम इसकी कल्पना करें तो ये बहुत स्पष्ट चित्र बनाता है। ये लोग सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते थे, गोमांस खाने का सख्त विरोध करते थे और महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा देते थे। हाँ, और बाबा राम सिंह का प्रभाव इतना बढ़ गया कि अंग्रेजों को उनसे खतरा महसूस होने लगा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। और सिखों के इसी सुधार की कड़ी में 1873 में अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई, जिसका मकसद सिख धर्म को फिर से उसके शुद्ध रूप में लाना था। और शायद इसी से अकाली लहर का जन्म हुआ। एकदम सही। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक विशुद्ध धार्मिक सुधार आंदोलन देखते ही देखते एक बड़े भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे में बदल गया। अकाली लहर उन भ्रष्ट महंतों के खिलाफ थी जिन्होंने गुरुद्वारों पर कब्जा कर रखा था और जिन्हें ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। मतलब धर्म की लड़ाई सीधे सत्ता की लड़ाई बन गई। हाँ, अकालियों ने लाठियां खाईं, लेकिन अंततः 1925 में ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारा एक्ट लागू करवाकर ही दम लिया। अच्छा, अब यहाँ मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मुस्लिम सुधार आंदोलनों की बात करते हैं तो चीजें सच में बहुत उलझ जाती हैं। मतलब एक तरफ हम वहाबी आंदोलन देखते हैं, शाह वलीउल्लाह के विचारों से प्रभावित होकर सैयद अहमद बरेलवी ने इसे शुरू किया।
ये एक कट्टरपंथी आंदोलन था जिसका मकसद था मूल इस्लाम की तरफ वापस लौटना। बिल्कुल। और ये वैचारिक आंदोलन इतना उग्र हो गया कि इसने सैन्य रूप ले लिया। 1831 में बालाकोट के युद्ध में बरेलवी मारे गए, लेकिन ये आंदोलन 1870 तक चलता रहा, जब तक अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह कुचल नहीं दिया। और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाने के प्रयास भी हो रहे थे। लेकिन मुस्लिम सुधारों के इस पूरे परिदृश्य में ना सबसे बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास देवबंद और अलीगढ़ आंदोलनों के बीच देखने को मिलता है। 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी ने सहारनपुर में देवबंद आंदोलन शुरू किया। ये पूरी तरह से रूढ़िवादी था, अंग्रेजी शिक्षा का घोर विरोधी था और मदरसों के जरिए पारंपरिक इस्लामी शिक्षा देने पर केंद्रित था। हाँ, देवबंद पूरी तरह से पारंपरिक था। पर रुकिए, यहीं पर तो सबसे बड़ा उलटफेर है। देवबंद वाले पारंपरिक थे और अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा समर्थन किया। और दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन था। सर सैयद चाहते थे कि मुसलमान आधुनिक विज्ञान पढ़ें। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ स्कूल और 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो बाद में 1920 में AMU बना। वे अपनी पत्रिका तहजीबुल अखलाक से सुधारों की बात कर रहे थे। वो इतने आधुनिक थे, फिर भी वे कांग्रेस के सख्त खिलाफ थे। ये तो एकदम उल्टा गणित है। आधुनिक विचार वाले कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं और रूढ़िवादी समर्थन कर रहे हैं। इसका क्या कारण था? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये विरोधाभास समझ में आ जाएगा। दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए थे। सर सैयद अहमद खां को लगता था कि अगर मुसलमानों को बचाना है और समाज में आगे बढ़ाना है तो उन्हें अंग्रेजों का वफादार बनना होगा और वसी पश्चिमी शिक्षा लेनी होगी। अच्छा, तो उन्हें कांग्रेस से खतरा लग रहा था। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध कर रही है और अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ गए तो अंग्रेज फिर से उन्हें कुचल देंगे, इसलिए वे कांग्रेस के विरोधी बन गए। दूसरी तरफ देवबंद को ब्रिटिश सत्ता और पश्चिमी संस्कृति से अपने धर्म के खत्म होने का खतरा लग रहा था, तो उन्होंने हर उस संस्था का समर्थन किया जो अंग्रेजों के खिलाफ थी, जैसे कि कांग्रेस। मतलब दोनों का तरीका एकदम अलग था, लेकिन दोनों का मूल उद्देश्य अपने समाज को सुरक्षित रखना था। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, और इसी बीच कुछ अन्य प्रयास भी हुए, जैसे 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया अहमदिया आंदोलन, जो काफी उदारवादी था, या फिर बंगाल का फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन के बारे में मैंने पढ़ा है। हाजी शरीयतुल्लाह ने इसे शुरू किया था ना? तो जमींदारों और ब्रिटिश नील फैक्ट्री मालिकों को टैक्स देने से ही मना कर दिया, यानी करबंदी आंदोलन। इससे साफ दिखता है कि धर्म और आर्थिक शोषण की लड़ाइयां अब आपस में मिल चुकी थीं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अब हम इस वैचारिक चित्र के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसने समाज की जड़ों को सबसे गहरे तक झकझोड़ा, निम्न जाति आंदोलन। मतलब अभी तक की बहस ज्यादातर ग्रंथों, शिक्षा और धार्मिक पहचान तक सीमित थी, लेकिन अब लड़ाई सीधे तौर पर मानवाधिकारों और इंसान के आत्मसम्मान की थी। बिल्कुल। 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को सीधे चुनौती दी। उनकी लिखी किताबें गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक ने तो जैसे तहलका मचा दिया था। और ये मत भूलिए कि उन्होंने 1848 में ही लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोल दिया था, जो उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अरे वाह, 1848 में? और दक्षिण भारत का परिदृश्य तो और भी क्रांतिकारी था। सोचिए उस दौर को जहां अछूत माने जाने वाले लोगों को मंदिरों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। वहां 1888 में केरल में श्री नारायण गुरु ने अरवेपुरम आंदोलन के तहत खुद एक शिवलिंग की स्थापना कर दी। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर एक हथौड़ा मारने जैसा था। एकदम। उन्होंने डॉक्टर पल्लियों के साथ मिलकर 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम यानी SNDP बनाया। उनका एक नारा था जिसने पूरे दक्षिण भारत को जगा दिया, मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। ये सिर्फ छुआछूत का विरोध नहीं था, ये इंसान होने के गौरव को वापस छीनने की लड़ाई थी। और इसी आत्मसम्मान की लड़ाई को
1924 के वाइकोम सत्याग्रह ने एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। ईवी रामास्वामी, जिन्हें दुनिया पेरियार के नाम से जानती है, उन्होंने मंदिर की सड़कों पर चलने के अधिकार के लिए सत्याग्रह किया। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। राजनीतिक स्तर पर भी गैर ब्राह्मणों के अधिकारों के लिए 1916 में मद्रास में जस्टिस पार्टी का गठन किया गया था। इसका मतलब ये सब ये दिखा रहा था कि अब समाज का सबसे निचला तबका अपने अधिकारों के लिए सिर्फ दया की भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि अपना हक छीनने को तैयार था। बिल्कुल सही। और राष्ट्रीय स्तर पर भी दिग्गज नेता इस मुद्दे को उठा रहे थे। 1906 में वीआर शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन की शुरुआत की थी। 1932 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ पड़ा। हाँ, और इसमें सबसे मुखर और तार्किक आवाज बनकर उभरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाली और 1942 में एक मजबूत राजनीतिक मंच अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया। ये कोई छोटी मोटी मांगे नहीं थी, ये पूरी सामाजिक संरचना को ही पलट देने का ब्लूप्रिंट था। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये जो पूरा वैचारिक मंथन था, चाहे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, सैयद अहमद खां हो या ज्योतिबा फूले हो, इसने समाज में इतना दबाव पैदा कर दिया कि ब्रिटिश सरकार, जो आमतौर पर भारतीय समाज के रीति रिवाजों में पढ़ने से बचती थी, उसे मजबूर होकर इन विचारों को कानूनी जामा पहनाना पड़ा। इन दशकों के संघर्ष का अंतिम परिणाम थे वो सामाजिक कानून या सोशल लेजिस्लेशंस, जिन्होंने पुराने नियमों को अपराध घोषित कर दिया। तो चलिए इन कानूनों के क्रोनोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि ये रातों रात नहीं बने थे। ये हमारे लीगल 3D मैप का सबसे अहम हिस्सा है। सबसे भयंकर प्रथा थी सती प्रथा। इसका पहला ऐतिहासिक साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में मिलता है, जब भानुगुप्त के सेनापति कोपराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी सती हो गई थी। सदियों से चली आ रही इस प्रथा को मुगल काल में अकबर और पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी रोकने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन असली और निर्णायक वैचारिक लड़ाई लड़ी राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी के जरिए प्राचीन हिंदू शास्त्रों का ही हवाला देकर ये साबित कर दिया कि सती प्रथा कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। उनके इसी दबाव के कारण अंततः दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इसी तरह की एक और कुरीति थी शिशु बालिका वध, विशेषकर बंगालियों और राजपूतों में, जहां शादी का खर्च और दहेज बहुत ज्यादा होता था, वहां बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने 1795 और 1804 के नियमों के जरिए इसे साधारण हत्या के बराबर अपराध मानकर इस पर रोक लगाई। ये सुनना भी कितना खौफनाक लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह का कानून भी एक बहुत बड़ी जीत थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप जुलाई 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। दक्षिण भारत में वीरेसालिंगम और पश्चिमी भारत में प्रोफेसर D.K. कर्वे और विष्णु शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बड़े आंदोलन चलाए। एक बात जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करती है, वो है बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया। इसके बाद 1891 में पारसी सुधारक B.M. मलाबारी की कोशिशों से सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ। आपको पता है इस कानून ने लड़कियों की शादी की उम्र कितनी तय की थी? सिर्फ 12 साल। हाँ, सिर्फ 12 साल। आज हम सोचते हैं कि 12 साल तो बहुत कम उम्र है, लेकिन उस समय के समाज के लिए 12 साल की सीमा तय करना भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था और इसका भारी विरोध हुआ था। इसके बाद जाकर 1929 में ऐतिहासिक शारदा एक्ट आया। हरविलास शारदा के प्रयासों से बने इस कानून ने लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय की। ये दिखाता है कि समाज को बदलना कितना धीमा और दर्दनाक काम होता है। एकदम सही। और बदलाव की इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षा और दास्ता से मुक्ति भी बहुत अहम थे। 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा से लड़कियों की शिक्षा का जो बीज बोया गया, वो 1849 में बेथुन कन्या विद्यालय तक पहुंचा। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लेडी डफरिन अस्पताल बने
और दास प्रथा जैसी अमानवीय चीज को 1833 और अंततः 1843 के एक्ट के द्वारा पूरे भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ये 19वीं और 20वीं सदी का भारत मुझे एक बहुत बड़ी और धूल भरी कंस्ट्रक्शन साइट जैसा लगता है, जहाँ एक तरफ सती प्रथा, छुआछूत और अशिक्षा की पुरानी जर्जर हो चुकी इमारतें हथौड़ों से तोड़ी जा रही थीं, तो दूसरी तरफ मानवीय समानता, तर्क और न्याय के नए मजबूत खंबे खड़े किए जा रहे थे। ये सिर्फ राजाओं के बदलने का इतिहास नहीं था, ये भारतीय नागरिक के जन्म लेने का इतिहास था। ये एकदम सटीक निष्कर्ष है। इन सभी समाज सुधारकों, संस्थाओं और अंततः कानूनों ने मिलकर उस आधुनिक समाज का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं। उन्होंने कानूनों के पन्नों पर तो उन पुरानी जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। हाँ, लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। 19वीं सदी में ही बाल विवाह, छुआछूत और महिलाओं की दास्ता को कागजों पर गैर कानूनी मान लिया गया था। लेकिन क्या आज इस डिजिटल युग में, जहां दुनिया भर की जानकारी हमारी उंगलियों पर है, क्या हमारे समाज का सामूहिक अवचेतन, हमारा कलेक्टिव सबकॉन्शियस उन पुरानी और अदृश्य जंजीरों से पूरी तरह मुक्त हो पाया है? या शायद आज भी अपने अपने स्तर पर हम सब एक नए और अनवरत चल रहे समाज सुधार आंदोलन का ही हिस्सा हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आज के सच में छिपा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।